यूं ही नहीं, राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं अमित शाह। मास्टर रणनीतिकार के रूप में यूं ही नहीं किए जाते परिभाषित। आम चुनाव में नहीं छू पाए जादुई आंकड़ा, फिर भी सत्ता पर विराजित। बिहार के अलावा तमिलनाडु में जीत कैसे करेंगे सुनिश्चित? केरल और ममता के बंगाल का किला कैसे भेदेंगे? कैसे मारेंगे बाजी? जी, ये आज की तारीख का सबसे अहम सवाल है कि आगामी चुनावों में बीजेपी अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करेगी। या यूं कहें कि आधुनिक युग की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कैसे सत्ता पर विराजित होंगे। आधुनिक चुनावी राजनीतिक इतिहास में गठबंधन राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाले मास्टर रणनीतिकार के रूप में अमित शाह पहचान रखते हैं। ये वही है जिन्होंने 2024 के आम चुनाव में जादुई आंकड़े को नहीं छूने के बाद भी केंद्र में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाकर दिखाई है। इन्होंने ही टीडीपी और जेडीयू के साथ चुनाव से पूर्व गठबंधन कर बीजेपी को बहुमत की सीमा को आसानी से पार करने में सक्षम बनाया है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की जनता दल यूनाइटेड को अब तक जोड़े रखने में अमित शाह की भूमिका बहुमत समर्थित और स्थिर सरकार स्थापित करने वाली रही है। लेकिन अब बारी देश के अन्य हिस्सों में होने वाले विधानसभा चुनावों की है, जिनमें वैसे तो सभी पर विजय पाना जरूरी है, लेकिन बात यहां बिहार और तमिलनाडु की होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की। अमित शाह का मिशन बिहार। वैसे तो बिहार में एनडीए की भारी जीत सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह बहुत पहले से ही काम पर लगे हैं, लेकिन अगर कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो सर्वाधिक सीटें निकालने का लक्ष्य। मार्च 2025 में अमित शाह ने 243 में से 225 से अधिक सीटों के लक्ष्य के साथ उच्च लक्ष्य रखा है। अब इस टारगेट को कैसे हासिल करना है, इस पर मंथन खूब हो रहा है। गठबंधन, सामंजस्य और सीट बंटवारा। अमित शाह ने जेडीयू और अन्य एनडीए सहयोगियों, जिसमें हम, एस, आरएलडी और एलजेपी शामिल है, के साथ समन्वय का नेतृत्व किया और सीट बंटवारे से ज्यादा महत्वपूर्ण गठबंधन को जीत दिलाने का लक्ष्य स्थापित किया है। बूथ स्तरीय प्रबंधन और मतदाता को मैनेज करना। महाराष्ट्र में इस्तेमाल की गई सफल रणनीति से प्रेरणा लेते हुए अमित शाह ने बूथ स्तरीय समितियों को खराब प्रदर्शन करने वाले बूथों की बारीकी से निगरानी करने और लक्ष्य तक पहुंच बनाने के साथ साथ मतदाताओं को मतदान के लिए बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। एकता का संदेश। भाजपा की बढ़ती प्रमुखता के बीच शाह ने कूटनीतिक रुख अपनाया। एनडीए के भीतर एकता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार की नेतृत्वकारी भूमिका पर लगातार जोर दिया है। बंद कमरे में बैठकें। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बंद कमरे में रणनीतिक बैठकें की हैं, जिसमें पार्टी की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए 6 महीने का रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने पार्टी सदस्यों को आश्वस्त किया और उनसे सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया, ताकि वो अपनी स्थिति मजबूत कर सके। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें और अमित शाह के दौरे। मार्च और जून में गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा किया और पार्टी नेताओं और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकें की, जिन्होंने चुनावी अभियान को लेकर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह भारतीय राजनीति में अमित शाह ने खुद को एक अलग राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित किया है। अमित शाह की बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से वो बाकी नेताओं से अलग दिखाई पड़ते हैं। जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम, एस, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली आरएलएम और लोजपा, चिराग पासवान का गुट, चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी जैसी पार्टियों को साथ लाकर अमित शाह ने अलग अलग जातिगत समीकरणों को संबोधित किया है, विभिन्न समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है और आपसी नाराजगी को कम किया है। अमित शाह ने अपने हर एक सहयोगी की भूमिका और प्रभाव के बारे में स्पष्टता बनाए रखी है, जिससे गठबंधन में ओवरलैप और प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। अमित शाह ने संघर्षों को जल्दी से हल करने और एकता बनाए रखने के लिए एनडीए भागीदारों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय की सुविधा प्रदान की है। विपक्षी गठबंधनों को हराने के साझा उद्देश्य पर जोर देने से भागीदारों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परे एकजुट और केंद्रित रखने में मदद मिली है। अब बात करते हैं मिशन साउथ की। तमिलनाडु कैसे जीतेंगे अमित शाह? तमिलनाडु के लिए वैसे तो अमित शाह की सबसे बड़ी रणनीति बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन है, जिस लिहाज से ही 11 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। 13 अप्रैल को ही बीजेपी के नयनार नागेंद्रन को राज्य अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। माना जा रहा है कि नागेंद्रन की नियुक्ति एआईएडीएमके को खुश करने और दक्षिणी तमिलनाडु में ओबीसी वोटों को मजबूत करने का एक प्रयास है। नागेंद्रन की नियुक्ति को
मुखलाथोर जाति के वोटों को मजबूत करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है, जो दक्षिणी तमिलनाडु में मारवाड़, अगामुदयार और कल्लर जातियों के लिए एक छत्र शब्द है और जिसे थेवर के नाम से भी जाना जाता है। अब समझते हैं एआईएडीएमके के साथ गठबंधन बनाने के पीछे की अमित शाह की रणनीति को। अमित शाह का लक्ष्य डीएमके विरोधी वोटों को मजबूत करना और एकजुट विपक्ष के रूप में पेश करना है। ये निश्चित तौर पर एमके स्टालिन को दोनों पार्टियों की तरफ से चुनौती देने जैसा होगा। बीजेपी का मुख्य वोट बैंक, जो कि शहरी उच्च जाति राष्ट्रवादी है, उसे एआईएडीएमके के ग्रामीण और द्रविड़ समर्थन के साथ जोड़ना, ताकि डीएमके के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धी मोर्चा बनाया जा सके। इस गठबंधन के जरिए बीजेपी गहरी तमिल जड़ों वाली एआईएडीएमके के साथ साझेदारी करके हिंदी केंद्रित या उत्तर भारत केंद्रित एजेंडे को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इस गठबंधन ने बीजेपी को तमिल मतदाताओं तक प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान की है। इस रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से अमित शाह ने द्रविड़ वोटों को विभाजित करने का भी लक्ष्य रखा है, जिससे तमिल पहचान और क्षेत्रीय राजनीतिक स्थान पर डीएमके के प्रभुत्व को प्रभावी ढंग से चुनौती मिले। बीजेपी पर अक्सर जो हिंदी थोपने का प्रयास करने का आरोप लगता आया है, अमित शाह ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर रणनीतिक रूप से तमिल भाषा और संस्कृति का सम्मान करने वाले के रूप में खुद को दिखाया है। अब इन सभी रणनीतियों से बीजेपी को चुनाव में क्या फायदा होगा, वो देखने वाली बात होगी। वैसे अमित शाह की रणनीतियों का सफल होना निश्चित ही है, जो कि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा है। कैसे अपने दम पर 272 के जादुई आंकड़े से चूकने के बाद भी केंद्र में स्थिर सरकार बनवा पाने में अमित शाह सफल हुए हैं। 2024 में सत्ता तक कैसे पहुंचे अमित शाह? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, जो कि 272 के बहुमत के आंकड़े से दूर थी। लेकिन टीडीपी और जेडीयू के साथ चुनाव से पहले ही गठबंधन की रणनीति ने बीजेपी को बहुमत की सीमा को आसानी से पार करने में सक्षम बनाया। चुनावों से पहले ही अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन हासिल किया। इन गठबंधनों ने भाजपा को बहुमत की सीमा पार करने में सक्षम बनाया। चुनाव से पहले की गई साझेदारी ने केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार के गठन को सुनिश्चित किया, जिससे बीजेपी गठबंधन के दबाव की वजह से महत्वपूर्ण समझौता किए बिना ही अपने मूल वादों को पूरा करने में सफल रही। अमित शाह की भूमिका बहुमत समर्थित और स्थिर सरकार स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण रही थी, जिससे साफ है कि अमित शाह जब अपनी रणनीतियों के बल पर लोकसभा चुनाव का रुख अपने फेवर में मोड़ सकते हैं, तो किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर ही दम लेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी इस साल और आगे आने वाले साल में बिहार के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इन सब चुनावों से पहले अमित शाह अपनी कमर कस चुके हैं और जुट गए हैं इन सभी राज्यों में बीजेपी के नाम का डंका बजाने के लिए। अमित शाह की वैसे भी छवि रही है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव को गंभीरता से लेने की। उनके इसी जुझारूपन का नतीजा है कि देश में अभी 22 राज्यों में बीजेपी का दबदबा है। वैसे मौजूदा राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य वाली छवि के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।